सर, पर्यावरण को लेकर जो चिंताएं सबकी हैं, लेकिन आपका जो चिंतन है वो वाकई नई दृष्टि देता है सबको। उस चिंतन के तहत हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे हो कि ये पर्यावरण वास्तव में हमारा मित्र और हम उसके मित्र बन पाए। जी, बहुत अच्छा ये सवाल है। इस पर 2-3 नजरिए से देखा जाना और समझा जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति के पास इतना है कि वो सभी की पूर्ति कर सकती है आवश्यकताओं की, लेकिन किसी भी एक के लालच की पूर्ति करना उसके बस में नहीं है। हम गांधी जी की इस बात को एकदम भुला बैठे। वो लालच जो इंसान का था, जो प्रकृति को लगातार विकास का शिकार बनाया गया, वो दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि आज हम इस रूप में आ गए। विकास की ही बात नहीं है, हमारे खान पान तक जो है डिब्बा बंद पैकिंग में और कैप्सूल्स में बदलते चले जा रहे हैं। ये प्रकृति ने एक मौका दिया और एक झटके में वो संदेश हमको दिया है, वो तस्वीर हमें दिखाई है कि वास्तव में चीजें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। आप भी उस प्रकृति, उस पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। सिर्फ अपने आप को उसका एक हिस्सा बनकर देखिए, महसूस कीजिए, तो बदलाव नजर आएगा। हम नहीं देख पा रहे थे, हमारे पास व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जैसा आपने कहा दौड़ भाग जीवन में लगा हुआ है, तो प्रकृति को थोड़ा सा एक कहते हैं सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ा कि नहीं, बैठिए और देखिए और समझिए कि चीजें बदल सकती हैं। आप चाह लेंगे तो बदल सकता है। वही हमारी नदियों के साथ हो रहा है, वही आपके आसपास के माहौल में आप देख रहे हैं। हर खिलता हुआ फूल बताता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। विधाता प्रकृति जो है वो हमसे नाराज नहीं हुई है, वो उसका संदेश यही है। प्रकृति नाराज नहीं हुई, लेकिन प्रकृति हमसे खुश भी नहीं है। उसे हम कैसे खुश कर सकते हैं? हमारी अपनी क्या जीवन शैली हो कि इस दौरान हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाएं और जुड़ सकें अपनी प्रकृति से। मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरे तरह से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप मध्य प्रदेश आकाशवाणी से ये वार्ता है, तो मध्य प्रदेश का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बहुत सारे अलग अलग उस पर विचार हो सकते हैं। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है, उसका नाम है चंबल। चंबल जानापाओ की पहाड़ी से निकलती है और हमीरपुर के इटावा के पास यमुना में मिलती है। जी बिल्कुल। अब आप मानेंगे कि ये जो चंबल नदी है, ये इस समय हिंदुस्तान की, या मैं तो ये कहूंगा कि पूरे दक्षिण एशिया की सबसे ज्यादा साफ सुथरी नदी है। अब ये जो तमगा है, ये इसको हमेशा से प्राप्त है और इसके पीछे आर्थिक सामाजिक कारण बहुत अलग रहे हैं। तो मैं उन बागियों को धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया और नदी विकास का शिकार होने से बच गई। पुराणों में इस नदी की महिमा बहुत है, लेकिन सामाजिक रूप से सम्मान नहीं मिला। तो आप देखिए 300-400 किलोमीटर जो ये क्षेत्र है चंबल वाला, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। जी बिल्कुल। ये जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कारणों से एक नदी के साथ रखा, उसका परिणाम यह है कि आज वो नदी पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा साफ सुथरी है। जी। अब वो उसके संदेश को हम नहीं समझ पाए। बेशक उसके बहुत सारे विकास भी बहुत जरूरी है समाज के लिए, लेकिन अब इसी संदेश को हम यदि अपने तर्कों के साथ और थोड़ा सा वैज्ञानिक अप्रोच के साथ दूसरी नदियों पर और अपने दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से जैसे इस समय नर्मदा नजर आ रही है, जैसे इस समय सोन नदी नजर आ रही है, जैसे इस समय गोदावरी, गंगा, बाकी नदियां नजर आ रही हैं, वैसे ही वो हमेशा नजर आएंगी। सिर्फ थोड़ा सा उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, प्रकृति के संदेशों को समझें। हम महीने में 1 दिन या 2 दिन ही इन नदियों को, इस प्रकृति को पर दबाव न डालें, इनको खाली छोड़ दें, इनके ऊपर इंडस्ट्रियल वेस्ट ना फेंकें, इनके ऊपर कचरा ना डालें। कुल मिला के इनको अपने रिदम में रहने दें। जैसे हम छुट्टी लेते हैं वैसे 2 दिन की इनको भी छुट्टी दें, तो चीजें बदलेंगी, जरूर बदलेंगी। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 या 2 दिन की छुट्टी हम प्रकृति को भी इस रूप में दें कि उसके ऊपर कोई दबाव मनुष्य का ना हो और वो भी वैसे ही सांस ले पाए जैसे प्रकृति लगातार ऑक्सीजन देती रहती है। सर, यहाँ पे एक बात मैं जानना चाहूंगी, थोड़ी सी विरोधी बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी नदियों की स्थितियां हो रही हैं, वो हम लोगों की मानसिकता, लापरवाही और सामाजिक, धार्मिक और बाकी सारे जो अनुष्ठान हैं उसकी अनवरत गति के कारण हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
लेकिन कोई भी चीज, चाहे वो प्रकृति का कोई भी घटक हो या प्राणी हो, उसकी उपयोगिता या उपस्थिति तभी साबित होती है जब वो अपने कल्याणकारी रूप में होती है या वो व्यापक रूप में या थोड़े से वृहद रूप में लोगों को कुछ दे पाती है। नदी की महिमा हमारे यहाँ इसलिए भी रही क्योंकि सभ्यता की शुरुआत भी हमने नदियों से मानी और हुई भी है, और वो जीवनदायिनी नदी जल के साथ साथ हमारी पृथ्वी को, जमीन को पोषित करते हुए हमें अन्न भी देती रही। इस परिदृश्य में हम चंबल को किस रूप में ले सकते हैं, या क्या वही सामाजिक डिस्टेंसिंग ज्यादा जरूरी है? नहीं, सामाजिक डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। चंबल का उदाहरण मैंने दिया कि चाहे मजबूरी में ही सही, यदि हम उसको थोड़ा सा एक तरह का उसको अवकाश देते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं दबाव कम डालने पर। 2 लाइनें हैं, वो नदी और नदी सभ्यता को बहुत अच्छे से शायद समझा पाएंगी श्रोताओं को। वो ये है कि पहले नदी किनारे शहर बसता है और फिर शहर किनारे नदी बहती है। ये जो बात है कि शहर किनारे वो नदी हो जाती है, वही तकलीफ है। हम ये भूल जाते हैं कि उसने जीवन हमको दिया है, उसने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन वही चीज है, हमारा लालच का अंत नहीं है। तो नदियां बहें वो बहुत जरूरी है। और पूजा पद्धति नदी को, माफी चाहूंगा, ये नदी को नुकसान नहीं करती। देखिए, प्रकृति कभी भी प्रकृति को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। और यदि गंगा की बात करें तो गंगा एकमात्र धरती की ऐसी नदी है जिसके धरती पर आने की अपनी एक कहानी है। और यदि हम उस कहानी पर जाएं या उस कहानी को माने या उसके संदेश को समझें, तो वो आई धरती पर इसलिए थी कि वो हमें तार सके, हमारी उन जरूरतों को एक तरह से हमें मोक्ष दे सके। तो उसमें फूल डालना या अस्थियां डालना किसी भी नदी में नदी को नुकसान नहीं करता है, नदी को परेशान नहीं करता है। बनस्पत अनिवार्य रूप से उनको बहने दिया जाए। समस्या ये है कि आपके गिलास में रखा हुआ पानी भी 1 हफ्ते बाद इतना साफ शुद्ध नहीं रह जाएगा क्योंकि उसमें बहाव नहीं है। और यदि हम नदी को बहने नहीं देंगे तो फिर उसके बाद हम कितनी भी कोशिश करें, अविरलता निर्मलता की पूर्व शर्त है। आप नदी को अविरल किए बिना निर्मल करने का दावा या कोशिश दोनों नहीं कर सकते। बहुत खूब, बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो बात जो वास्तव में नदियों के प्रवाह के मर्म को हमें समझाती है। हम उम्मीद करेंगे कि ये वक्त जो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, दिखा रहा है, उसमें हम जीवन की इस अनिवार्यता को भी समझ सकें। कोई संदेश आज के वक्त को लेकर आप देना चाहें? संदेश यही है कि जो प्रकृति ने हमें दिखाया है वो बहुत साफ तौर पर 2 संदेश देती है। एक तो ये कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर देखिए, उसको समझिए, उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। बहुत अनजाने में हम लोग करते हैं। यदि आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो प्लीज थैला साथ में लेकर जाइए। मान के चलिए कि अगला बड़ा विस्फोट इस दुनिया में पॉलिथीन की वजह से आने वाला है, और वो आज नहीं आएगा, वो शायद हमारे बच्चों के लिए या उनके बच्चों की जिंदगी में तबाही लाएगा। हमारे पास आज मौका है कि हम इस संदेश को समझें और उस पर अमल करें। दूसरा, एक पर्यावरणीय लॉकडाउन पर सोचने की जरूरत है। क्या हम नदियों को, प्रकृति को 1 या 2 दिन का पर्यावरणीय लॉकडाउन दे सकते हैं? क्या हम उस पर अमल कर सकते हैं कि हम उस दिन कचरा ना फेंकें, उस दिन हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज ना जाने दें, हम उस दिन अपनी गाड़ियों को गैरेज से बाहर ना निकालें? क्या वो 1 दिन 2 दिन संभव हो सकते हैं? प्रकृति के यही संदेश है, यही समझने की जरूरत है। तो ये जो पर्यावरणीय लॉकडाउन की बात है, इसमें आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी इसे सफल कर पाएगी, या इसके लिए कोई कानून और उसकी जरूरत पड़ सकती है या पड़नी चाहिए? देखिए, इतिहास बताता है कि कानूनी रूप से कभी भी सामाजिक बदलाव संभव नहीं हो पाए हैं। सामाजिक बदलाव तो समाज करता है, और वो तब कर पाता है जब व्यक्तिगत रूप से लोग उसमें खुद को शामिल करते हैं। मैं और आप ये कोशिश करेंगे तो अपने आप आपको अपने चारों तरफ वो बदलाव नजर आने लगेगा। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि सरकार जो है किसी तरह का कानून बना दे, तो हम मनुष्य हैं और डंडे से कुछ काम हमसे कराया जरूर जा सकता है, लेकिन बदलाव नहीं संभव है डंडे से ला पाना सामाजिक तौर पर। जी, यानी ये बदलाव की शुरुआत हमें हमारे आप से, स्वयं से करनी पड़ेगी, और तभी इस बदलाव की लहर हम नदियों की धार में देख पाएंगे। निश्चित रूप से जिद करके जीता नहीं जा सकता, साथ मिलकर चला जा सकता है। ये साथ बना रहे,
ये संदेश बने रहें, वो दिशा और दृष्टि भी बनी रहे जो हमें इससे जोड़े, ताकि हम सब जो बात कर रहे हैं, जो सोच रख रहे हैं, जो संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो साकार हो सके। एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगी कि आज की ये जो महामारी के रूप में चीज सामने आई है, क्या ऐसा लगता है कि ये पर्यावरणीय परिवर्तन की वजह से है? ये जो महामारी सामने आई है, हर मानव सभ्यता में आप मानव सभ्यता के विकास में आप देखेंगे तो हर 100-200 सालों में इस तरह की समस्याएं सामने आई हैं। करीब 125 साल पहले हैजा जब फैलता था या फ्लैग जब फैलता था तो पूरे गांव के गांव नष्ट हो जाते थे, और इस डर से कि उसको बॉडी को छूने से फ्लैग और फैल जाएगा, लोग किसी तरह खींच के ले जाकर, यानी जो सामाजिक संवेदनाएं हैं वो पूरी तरह खत्म हो गई थी, उसको नदी में डाल दिया जाता था जी। और उस पर रिसर्च हुआ और उस पर बदलाव हुआ। एक थोड़ा सा समय लूंगा आपको ये बताने के लिए कि एक प्रोफेसर हॉकिंस थे जिन्होंने इस पर रिसर्च की, और उनके मन में ये आशंका जागी कि जिस गंगा में इतने हजारों लोग डुबकी लगा रहे हैं, यदि किसी हैजे के मरीज की बॉडी को गंगा में फेंक दिया जाएगा तो इस तरह से तो हैजा सब जगह फैल जाएगा। और उन्होंने उस पर रिसर्च की, उस तरह की बॉडीज को खींचा बाहर। उन्होंने देखा कि वो जो शव है वो गंगा में फेंक देने के बाद तो गंगा के पानी में हैजे का जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा। अच्छा। उनके लिए यह बड़ी आश्चर्य की बात थी। उन्होंने इस पर रिसर्च किया और ये बताया कि जो गंगा में का गंगत्व जिसको हम कहते हैं, या वैज्ञानिक की भाषा में जिसको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, वो इस तरह की बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को जिंदा नहीं रहने देता जी। अब देखिए, बहुत हजारों साल पहले शायद यही कुछ एक संदेश गंगा ने या शिव ने दिया होगा, तभी गंगा को मानव सभ्यता में वो स्थान मिला जी। क्योंकि उसने इसके पहले भी महामारी से हमको बचाया होगा। और उस समय गंगा के पानी का जो क्यूरेटिव पावर है, इस पर रिसर्च बहुत तेज चालू हुई। लेकिन संयोग था कि जो भी कहिए, उस समय एंटीबायोटिक की खोज हो गई दुनिया में, और फिर इंसानों ने एंटीबायोटिक खाना शुरू किया जी। और फिर इतना खाया कि अब एंटीबायोटिक असर करना बंद हो गया। तो पिछले 10-20 सालों से लोगों ने, वैज्ञानिकों ने एक बार फिर गंगा की तरफ देखना शुरू किया। आपको वो एक संदेश है कि आपको लौटना पड़ेगा उस तरफ। प्रकृति यदि कुछ कोई तकलीफ देती है तो उसका उपचार भी उसके पास होता है। आप थोड़ा सा बस सहज नजर रखिए और थोड़ा सा सामंजस्य बिठाइए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां सर आपसे मिली, आपका धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।